खुद को ईमानदार बताने वाले केजरीवाल भी आरोपों की आड़ में पूछताछ से बचने का प्रयास करें, ऐसी उम्मीद नहीं थी। उम्मीद थी कि वे ईडी के सामने अपना पक्ष रखेंगे और बेदाग बाहर निकलेंगे। अरविंद केजरीवाल आखिर ईडी से क्यों भाग रहे हैं दूर? ईडी के समन पर सीएम केजरीवाल के कड़े जवाब के बाद अब चर्चाएं शुरू हो गई है कि ईडी का अगला कदम क्या होगा। ईडी के दूसरे समन जारी करने की बात सामने आ रही है, लेकिन इसी के साथ गिरफ्तारी की चर्चा भी चल रही है। कहा जा रहा है कि सीएम अगर ईडी के सामने पेश नहीं होते हैं तो ईडी अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकती है। समन पर ना पहुंचने पर क्या ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है? नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। दोस्तों, केजरीवाल ने चुन चुनकर ऐसे लोगों को विधायक, मंत्री और राज्यसभा सांसद बनाया है जिनमें से अनेक कारोबारी है और पहले से किसी न किसी विवाद में घिर रहे हैं। ऐसे लोगों पर एजेंसियों के लिए कार्रवाई आसान हो जाती है। आप नेताओं के ऊपर इतनी कार्रवाई क्यों हो रही है? क्योंकि केजरीवाल जी ईमानदारी का ढोल बहुत पीटते हैं। उन्होंने विवादित लोगों और कारोबारियों को पार्टी में आगे बढ़ाया है और विवादित फैसले भी किए हैं, लेकिन अपने को सबसे ईमानदार साबित करते रहते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रवर्तन निदेशालय के कामकाज के तरीकों को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। इस पर सर्वोच्च न्यायालय भी कड़े शब्दों में उसके अधिकार क्षेत्र को रेखांकित कर चुका है। निदेशालय के ज्यादातर छापे और गिरफ्तारियां या पूछताछ की कार्रवाइयां विपक्षी नेताओं के खिलाफ ही हुई है, इसलिए भी उसकी मंशा पर सवाल गहरे हुए हैं। ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यह वित्त मंत्रालय के अधीन काम करने वाली एक सरकारी एजेंसी है, जिसे खासतौर पर वित्तीय गबन या धोखाधड़ी की जांच करने वाली एक केंद्रीय एजेंसी के तौर पर जाना जाता है। यही जांच इस निदेशालय का प्रमुख कार्य भी है। आजादी के बाद साल 1947 में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट बनाया गया था, जिस पर वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का कंट्रोल था। साल 1956 में प्रवर्तन इकाई बनी, इसी में इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट बना। साल 1957 में इसका नाम बदलकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट रखा गया, जो ईडी कहलाने लगा। साल 1960 में ईडी को रेवेन्यू डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया और तब से यह उसी में काम कर रहा है। ईडी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा के तहत कार्रवाई करती है। इसके साथ ही आपराधिक श्रेणी वाले फाइनेंशियल फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले भी देख रही है। ईडी खासतौर पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत कार्रवाई करती है। साल 2018 जब सरकार ने देखा कि आर्थिक अपराधी काफी संख्या में देश से बाहर भाग रहे हैं, तो फ्यूजिटिव ऑफेंडर एक्ट लाया गया। इसे भी ईडी के तहत रखा गया। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, फेमा के तहत ईडी फॉरेन एक्सचेंज नियमों के उल्लंघन की जांच करता है। एजेंसी के पास मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों के खिलाफ संपत्ति और उनके धन को जब्त करने, गिरफ्तारी करने के अधिकार है। ईडी गैर कानूनी वित्तीय कार्यों पर कार्रवाई कर सकती है। पीएमएलए के तहत ईडी को संपत्ति जब्त करने, छापा मारने और गिरफ्तारी का अधिकार है। ईडी की ताकत का अंदाजा इससे भी लगा सकते हैं कि एजेंसी पूछताछ के बिना भी संपत्ति जब्त कर सकती है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने अब तक 5 बार समन भेज दिया है, लेकिन वह अभी तक पेश नहीं हुए। बल्कि जब सोरेन को 14 अगस्त का समन भेजा गया था तो उन्होंने इस पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी कि रांची भूमि घोटाला में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी सीएम सोरेन को बार बार समन भेजकर पूछताछ के लिए बुला रही है, लेकिन वह इसे गैर कानूनी बताते हुए हाजिर नहीं हो रहे। इस एक सब हेड से ये तो साफ हो गया कि ईडी के अधिकार जरूर बड़े हैं, लेकिन असीमित नहीं। उसकी भी अपनी एक सीमा है। बीते अक्टूबर के शुरुआती हफ्ते में एक केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से ईडी को फटकार भी पड़ी थी। कोर्ट ने कहा था कि अगर आरोपी ईडी के सवालों का जवाब नहीं दे रहा तो यह अपने आप में पर्याप्त नहीं है कि उसे धारा 19 के तहत गिरफ्तार कर लिया जाए।
पीएमएलए की धारा 19 में प्रावधान है कि अधिकारी को यह विश्वास होना चाहिए कि आरोपी अपराध में संलिप्त है। इस तरह से ये तो साफ है कि ईडी सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन इसके आसार आज नहीं दिख रहे। इसके साथ ही उन्हें अगला समन भेजा जा सकता है, लेकिन गिरफ्तारी तुरंत ही संभव नहीं लगती। सूत्रों के मुताबिक सामने आया कि केजरीवाल के इनकार करने के बाद ईडी उन्हें नया समन जारी कर पूछताछ के लिए आगे की तारीख दे सकती है। हालांकि इस आशंका को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता कि अगर अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय जाते तो उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता था। पहले ही उनके दो बड़े नेताओं उप मुख्यमंत्री रहते मनीष सिसोदिया को और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को इसी मामले में सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। पिछले दिनों जिस तरह कहा गया कि शराब घोटाले में अगर लाभ पूरी पार्टी को मिला है तो पूरी पार्टी को आरोपी बनाया जाना चाहिए, उससे भी साफ हो गया था कि इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता को पूछताछ के लिए बुला और फिर गिरफ्तार कर सकती है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मतलब है कि पूरी पार्टी और दिल्ली सरकार अशक्त हो जाएगी, मगर केवल ऐसे कयासों के आधार पर किसी को कानून के साथ सहयोग न करने की छूट नहीं मिल जाती। आपको क्या लगता है, क्या सच में केजरीवाल जी ईडी से डर गए हैं? अपनी राय कमेंट कर जरूर दीजिएगा और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।